नमस्कार टू एवरीवन। सो काफ़ी लंबे समय बाद मैं प्रीलिम्स की जिस वीडियो सीरीज़ से मैंने बूस्टअप करी था अपना ये यूट्यूब चैनल लास्ट ईयर इन्हीं दिनों, तो आज हम 2025 और 2024 के पेपर सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे फुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, जिसके अंदर हम करेक्ट ऑप्शंस, रॉन्ग ऑप्शंस, छोटी मोटी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज़, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हुए ये वीडियो बनाएंगे। एंड 10-15 मिनट से ज़्यादा की हम वीडियो नहीं बनाएंगे, बिकॉज जितना ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ता है उतनी ही बेसिकली कैपेसिटी कम हो जाती है एज़ फॉर टुडेज़ जनरेशन पीपल। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2025 में, आई होप ये पेन वर्क करे, तो हमारा पहला क्वेश्चन 2025 में सॉइल टाइप के ऊपर आया। ठीक है, या एक मिनट, हाँ। तो बोला है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराओ और सॉइल टाइप के बारे में बात करो। तो मैंने आप लोगों को जितने पहले क्वेश्चंस कराए थे, आपने देखा होगा कि सॉइल टाइप इज़ समथिंग दे रियली आस्क वेदर इट्स इन नेट और वेदर इट्स इन यूपीएससी सीजीएसई। सॉइल टाइप पे हमेशा पूछेंगे क्योंकि हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल्स, वर्टीसोल्स, दीज ऑल आर कंफ्यूजिंग। ओके, सो अगर आप इनमें से 2 सॉइल्स के बारे में भी अच्छे से जानते हो ना, 2 या 2 भी, तब भी आप इस मैच को डिकोड कर लोगे। कैसे? अब जो हिस्टोसोल है, ठीक है, मुझे इतना पता है कि जो हिस्टोसोल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच होती है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि हिस्टोसोल के बारे में आप एक याद रखो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है, और ये वेटलैंड्स और पीटलैंड्स जहाँ पे हमें कोल वगैरह मिलता है, वहाँ पे हमें हिस्टोसोल्स भर भर के मिलता है। तो ये एक चीज़ आप इसकी याद रखिए। अब ऑक्सीसोल के बारे में आप क्या याद रखना? ऑक्सीसोल के बारे में आप ये याद रखना कि ये बहुत ज़्यादा वेदर्ड होती है, डीपली वेदर्ड होती हैं ये सॉइल्स, ऑक्सीसोल्स ना। सुनने को ऑक्सीसोल्स अलग ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत रिच ऑर्गेनिक मैटर, नहीं, बट ये डीपली वेदर होता है। इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम रिच सॉइल जो है वो मिलती है, और ये ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हमें बहुत अच्छे से मिलता है क्योंकि वहीं पे डीपली वेदरिंग होगी, आयरन और एल्यूमिनियम हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो आपको ना सॉइल्स के बारे में ऐसी चीज़ें याद रखनी होगी। अब अल्टीसोल्स हैं, ये आपको ह्यूमिड एरियाज में मिलेंगे। ठीक है, और दे टिपिकली एसिड सॉइल्स हम इन्हें कहते हैं। जिसके अंदर हमारे जो मोस्ट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एसिड सॉइल के, इस सॉइल के, वो अपर फ्यू इंचेस के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हमारा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच मैटर होता है वो इस सॉइल के कुछ अपर इंचेस में ही प्रेजेंट होता है। अब आ जाओ वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स जो हैं वो आपके क्ले रिच सॉइल होती है, जो श्रिंक होती है और जो स्वेल होती है। वर्टिसोल्स के बारे में ये है, जैसे जैसे मॉइस्चर बदलता है तो वर्टिसोल्स का ये सीन है कि ये बहुत जल्दी श्रिंक एंड स्वेल होती है, और जैसे मॉइस्चर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं याद कर ली। अगर मैं आपको और डिटेल में अब सॉइल टेक्सोनोमी समझाऊँ तो बहुत टाइम जाएगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया और देती हूँ। अब ये सॉइल टेक्सोनोमी है, ये कहाँ से कंसेप्ट आ रहा है? ये आपकी यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन है, जिसके ऊपर ये हमेशा हर जगह आपको सवाल दे देते हैं। और ये जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो कि हमारा ये सेक्शन है, और पेडोलॉजी, इस सेक्शन में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हिस्टोसोल्स के बारे में हम बात कर ही रहे थे कि ऑर्गेनिक रिच रहता है, वेटलैंड और पीटलैंड के अंदर होता है। तो अब खुद बताओ, अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। जो वेटलैंड और पीटलैंड है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? जहाँ पे वाटर लॉग्ड कंडीशंस होती है ना, स्वैम्प होता है ना, बॉग टाइप ऑफ कंडीशंस होती है, ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस और पीट यहाँ पे भर भर के मिलता है। ऐसे याद रख लो, ह्यूमस
इसलिए हिस्टोसोल बोलते हैं। और पीट तो हमें पता है कि पीटलैंड्स पे हमें मिलता है, ठीक है। और डार्क है, कल इसका टेक्सचर कैसा होता है, इट्स डार्क इन कलर, जो कि बहुत ऑब्वियस है कि क्यों होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, कंप्रेसिबल होगा, है ना। और ये हमें टुंड्रा, पीट बॉक्स, मार्शेस, हिस्टोस, अगर हम इसका और ज़्यादा इसको तोड़ें तो हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोलॉजी इफ़ यू नो। तो इसको हम कहेंगे कि इट्स अ डीकम्पोज्ड प्लांट टिश्यू। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छे से इसको फिट कर रही है। तो ये सेकंड ऑप्शन देखिए कि सॉइल विथ थिक अपर लेयर, वेरी रिच आ गया यहाँ पे, एक मिनट, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग लिटिल मिनरल मटेरियल, ये इसके साथ कहीं ना कहीं मैच हो रही है। तो सेकंड ए से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आ जाइए, अब ऑक्सीसोल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीसोल से, अब ऑक्सीसोल से आप ओ से यहाँ पे ओल्ड पे चले जाओ, ओल्ड डीपली वेदर ट्रॉपिकल सॉइल्स होती हैं ये, आयरन एल्यूमिनियम में रिच, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ऑक्साइड्स होंगे, इसके अंदर हेमेटाइट, ठीक है, गोएथाइट एंड गिप्साइट, ठीक है। इनका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड टू येलो कुछ इसका कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्साइड्स होते हैं, ब्राइट रेड टू येलो। अमेज़न बेसिन्स, कॉन्गो बेसिन्स, साउदर्न इंडिया, वहाँ पे हमें मिलता है। तो वेरी ओल्ड, ठीक है, ओल्ड से आपका ऑक्सीसोल, हाईली रिच सॉइल, subsurface accumulation of iron and aluminum oxide commonly found in tropical environment, perfectly fits this। तो बी यहाँ पे। अब आ जाओ अल्टीसोल्स, ये ह्यूमिड और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में हमें मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड्स, कैल्नाइट लेज, ये सब मिलती है, और इसका जो कलर होता है वो रेडिश और येलोइश होता है। तो सॉइल्स विद सबसरफेस होरिजन ऑफ क्ले accumulation, highly leached, commonly found in humid tropical and subtropical climate। बेसिकली हमें यहाँ पे याद रखना है कि it is a soil that is found in humid tropical and subtropical climate, it has kaolinite layers, iron rich oxides, it's found in forested region and this perfectly fits it, so C। okay, now we have the vertisols। so एक ऐसा, ये हमें उस एरिया में मिलेगी, यहाँ पे लिखते हैं, ये हमें उस एरिया में मिलेगी जिसमें आपके अल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन्स मिलेंगे। एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़, वर्टिसोल्स इज समथिंग दैट इज़ डोमिनेटेड बाय अ क्ले मिनरल दैट इज़ नोन एज व्हाट, स्मेक्टाइट, है ना। It expands when it gets wet and it shrinks when it gets dry. So smectite is that mineral that totally decides how vertisols will behave. And they have these deep cracks that open in dry periods. Soil surfaces self mixes due to churning. It is dark grey or black in color. It's found in Deccan Plateau, India. So we have what? We have this. Soils that develop deep white cracks when dry, shrinks and swell due to high clay content and are not highly leached. It matches. So कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर रहा है? 2 3 1 4 ओके। और अगर मैं इसको डिकोड करूँ, कि आपका जो बी ऑप्शन, नो सी, देर इज़ अ क्रोनो सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिकल वेदरिंग फ्रॉम यंग टू ओल्ड सॉइल्स, इंक्रीजिंग लीचिंग एंड डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, ठीक है।
तो दैट स्टार्ट्स, देयर इज़ अ ऑर्डर, ठीक है, ट्रॉपिकल वेदरिंग का, ओल्ड्स फ्रॉम यंग टू ओल्ड, ओके, एंड लीचिंग इसमें इंक्रीज़ हो रही है और फर्टिलिटी इसमें डिक्रीज़ हो रही है। तो वो कैसे होगा? वो होगा एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, एल्फीसोल, अल्टीसोल्स and then oxysols. O stand here for old, just remember that. अल्टीसोल्स जो हैं वो आपके इंटरमीडिएट में आते हैं क्योंकि कुछ क्ले है, और ऑक्सीसोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट और एक्सट्रीमली लीच्ड होते हैं। तो humid stores breathe organic mist. Old oxes, they lost all the base twist. Altis is something that keeps some clay in store. Vertis crack when rains are no more. So this is a little bit of poem that would help you to get what I'm trying to say. Okay, 11 मिनट तो इसी क्वेश्चन में हो गए, कोई बात नहीं, हम दो दो पार्ट करके कर लेंगे, पर क्वेश्चंस इस साल के थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी आए थे। अब आ जाइए आपके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में इसने दो स्टेटमेंट दे दी, कहा कि या तो दो स्टेटमेंट सही है, या एक सही है दूसरी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, या दूसरी है तीसरी, ऐसे मतलब आपको चार इसमें ऑप्शन दे दिए। स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट है कि जो सिस्मिक वेव्स है वो कर्व्ड पाथवे जो है वो फॉलो करती हैं, और दूसरी है कि वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव जो है वो डेप्थ के साथ इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जो स्क्वीज़ कर देता है रॉक को मोर कम्पैक्ट और रिजिड मटेरियल में, जो कि दोनों स्टेटमेंट सही लग रही हैं। सिस्मिक वेव जो है वो कर्व पाथ फॉलो करती ही है क्योंकि अर्थ के अंदर चेंजेस होते हैं और उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ states of matter. This happens, and because of the different densities and elastic properties, this behavior is something that is predicted by the Snell's law. We know that कि क्यों वो कर्व पाथ वे फॉलो करती है, स्नेल्स लॉ की मदद से ना, प्रिंसिपल ऑफ वेव रिफ्रैक्शन, इसलिए तो स्ट्रेट नहीं है, इसलिए तो कर्व्ड है ना। तो वी हैव दिस फॉर्मूला वी पी के 4/3 म्यू देन रो। तो सिस्मिक वेव्स वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, इलास्टिसिटी पे, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस एंड शेयर मॉड्यूलस बेसिकली मीडियम का। जितनी भी डीपर लेयर्स होती है उनकी हाई वेलोसिटी होती है क्योंकि वो हाई प्रेशर की वजह से कंपैक्ट हुए हैं, और जिसकी वजह से वेव्स जो हैं वो अपने नॉर्मल से बेंड अवे हो जाती है बिकॉज ऑफ द हायर व्हेन दे एंटर अ हायर वेलोसिटी लेयर। सो दिस हैपन्स, दिस इज so both the statements are correct, and second statement or first statement is correct explanation of statement 1, that is for sure. Now what, let me tell you in more detail. वैसे तो मैंने बता दिया है, डेंसिटी और रिजिडिटी ऑफ मटेरियल की वजह से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्नेल्स लॉ एंड द रिफ्रैक्शन, वेव रिफ्रैक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूस बेंडिंग होती है, ठीक है। और हमें ये पता है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करिए प्रेशर मेकिंग मोर रिजिड। सो व्हाट हैपेंड इज़ कि जो आपकी इस फॉर्मूला में देखो, जो आपकी पी वेव वेलोसिटी है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है, और एस वेव जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर बस आपका ये और ये होता है, ठीक है। यहाँ के यहाँ पे आपका बल्क मॉड्यूलस है, ठीक है, आपका म्यू यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस है, और रो आपका यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक है। तो जैसे प्रेशर इंक्रीज़ करता है वैसे ही आपका के और यू भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो डेंसिटी से ज़्यादा फास्टर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सो रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, दैट इज़ ट्रू। ओके, सो लॉजिकली दिस ऑल आर करेक्ट। एडिशनल इंसाइट ये ले लो कि जो पी वे वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ करती है कब से, कौन सी रेंज से, मैं बता दे रही हूँ। 5.5 किलोमीटर इन क्रस्ट इट just changes to 13 kilometer per second in mantle. That is for sure the difference that you can see. S wave जो है वो भी राइज करती है until liquid outer core होता है, तो वहाँ पे वो ज़ीरो ड्रॉप हो जाती है because liquids can't transmit the shear, and the curvature of ray is responsible for seismic zones like shadow zone and for inferring Earth's internal layer. So
इमेजिन करो एक शाइनिंग लाइट थ्रू लेयर्स ऑफ ग्लासेस जो आ रही है डेंसर डाउनवर्ड, हर एक लेयर बेंड अवे होगी and the seismic path behaves the same way and it reflects gradually until it curves back up to the surface. Now we'll come to third question. Consider the following statements. So यहाँ पे ये बोल रहा है पहली स्टेटमेंट में कि रेजिडेंस टाइम जो है केमिकल्स का एटमॉस्फेयर में जो है वो ज़्यादा होता है ओशंस में. अगर आपने बेसिक जियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि ऐसा नहीं होता, पर फिर भी सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ टोटल मास द एटमॉस्फेयर इज अ स्मॉलर रिजर्वॉयर देन द ओशन and it fluxes into and out of the atmosphere, it can be the larger. So we know that the residence time of chemicals in the atmosphere is generally much less than the residence time of the chemical in the ocean, meaning that the chemicals tends to stay in the atmosphere for a shorter period as compared to the time they spent in ocean due to the faster movement. And why this happened? Due to the faster movement and mixing of air. Okay, and in residence, if the residence time of atmosphere is small, it means the total mass of the atmosphere is a smaller reservoir than the ocean, and the fluxes input and output should be more relative to the oceans. Okay, सो वी नो दैट कि रेजिडेंस टाइम कम है तो ऑफकोर्स ये बात है कि फ्लक्सेस का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिडेंस टाइम कम है, ज़्यादा इनपुट आउटपुट की फ्लक्सेस होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ओशन. ओशन में तो बहुत लंबे समय तक रेजिडेंस टाइम पीरियड रहता है ना. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टिंग इन स्टेटमेंट्स. ओके, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है. ठीक है. रेजिडेंस टाइम हमें पता है कि हाउ लॉन्ग ऑन एवरेज एन एटम ऑफ एलिमेंट स्टेज इन ओशन before it get removed by biological uptake, other process or sedimentation. So we have the residence time period formula. Total amount of element in ocean, rate of input or removal. Rate of input is equal to rate of removal. So if you imagine एक ocean को as a tank में, तो rivers जो है वो certain amount of element of a nature, it tells us how long it would take to replace the entire ocean reservoir of that element. सोडियम का रेजिडेंस टाइम पीरियड 260 मिलियन ईयर्स होता है और आयरन का रेजिडेंस टाइम 100 ईयर्स होता है. सो ऑप्शन ए इज दैट residence time of the chemical are usually smaller than those in the ocean. Okay. Now coming to the fourth question. Which of the following pairs is not correctly matched? सिंडर कौन के बारे में पता है? मैं पहले सिंडर कौन ये कह रहा है कि एक बाउल शेप पिट होता है फाउंड एट द समिट ऑफ द मोस्ट वोल्केनिक माउंटेन सराउंडिंग द सेंट्रल वेंट. ओके, सिंडर कौन के बारे में ये कह रहा है. ठीक है. उसके बाद स्ट्रेटोवोल्केनो, माउंट फ्यूजी इन द जापान इज द एग्जाम्पल. देन वी हैव द कैल्डेरास, large steep walled basins depression much larger than the crater, and diatrams with the kimberlite pipes and perhaps the most exotic diatrams. Cinder cone is the one that is not correctly matched. Cinder cone is not a bowl shaped pit that is found over there. Cinder cone is small, hundreds of meters high, and a steep almost 30-degree angle built from pyroclastic fragments cinder lapilli. Its
It's basaltic to andesitic, but it has this loose material, not solid lava. It has a Strombolian, mild explosive eruption style, and it's small, steep-sided volcano. Let me tell you, it's small, steep-sided volcano built of built of pyroclastic material. And about the stratovolcano, if I may, then stratovolcano is known as the composite one. Okay, it is large cone shaped volcano that is formed by layers. Why composite? Because it's formed by the layers of lava plus ash. Okay, and they're the most common type of volcano, and they are known for their very explosive type of eruption. So Mount Fuji is the example. That is right. Now we have the caldera. Caldera एक large circular depression होता है mountains के top पे. जब volcano erupt हो जाता है और magma chamber जो है वो अंदर से खाली हो जाता है, तो side and top of the volcano it just collapse into the empty magma chamber, and that creates the caldera. Sometimes water deposits in that caldera and it creates lakes. Then we have the diatribes. Diatribes एक long vertical पाइप होती है, और या फिर आप प्लग पाइप लगा लो, प्लग लगा लो, जब गैस फिल्ड मैग्मा जो है वो फोर्स इट्स वे अप थ्रू द ओवरलाइन स्ट्राटा. एंड but a bowl shape found at the summit of most volcanic mountain surrounding the central vent, that is a crater. Okay, crater is a bowl shape pit found in the most of the volcanic mountains surrounding the central vent, not the cinder cone. Cinder cone is small steep-sided pyroclastic volcano with almost 30 degrees angle. Okay, and yeah, we have the fifth question. Considering there is no erosion and the thickness of the crust is doubled, the change of elevation because of isostasy would be roughly. I want to wait till the answer key releases, because according to many coaching institute it's 10%, and from some calculation it's 50%, so it's a bit confusing. Once I get the answer key, then I'll give you the explanation if the answer is from which one. Okay, now we have the sixth question. So consider the following statements regarding the hotspot. हॉटस्पॉट एक ऐसा एरिया होता है वोल्केनिज्म का जिसके अंदर हाई हीट फ्लो होता है, क्रिस्टल अपलिफ्टिंग होती है. हॉटस्पॉट एक ऐसा सरफेस होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल प्लूम एंड पार्शियल मेल्टिंग का. तो हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट एक प्रोसेस ऑफ वोल्केनो फॉर्मिंग है फ्रॉम हॉट प्लूम्स दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स मेंटल, एंड दे आर द रीजन फॉर इंट्राप्लेट volcanism, and they are associated with intense heat flow and crystal dooming. So both the statements are correct. Okay, because hotspot is an area of volcanism with high heat flow, and hotspot is the surface manifestation of the mantle plume, that is hotspot plume, we can also say hot plumes. So yeah, if I may give you some more information, I have to just check once in my notes. तो हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट जो है वो एक नैरो सपोज नैरो मेंटल प्लूम that comes like this. Okay, abnormally hot rock rises from deep within the mantle, and mantle material is hotter, less dense, and it bulges into the lithosphere upward, producing high heat flow. So we have high heat flow. We have the thermal buoyancy तभी ऊपर आ रहा है, and then we have the decompression melting. Okay, so we have this Hawaiian Emperor chain. It's a line of volcanoes that increases in age away from the present plume, that is a big island, and it indicates the lithospheric moves. Then we have the Yellowstone. It's an active volcanism and crystal dooming caused by mantle plume beneath North America. And in Iceland, we have the hotspot at mid-oceanic ridges, and it enhances the magmatism and uplift. So when mantle rock it rises
adiabatically. Pressure decreases faster than temperature. It crosses the solidus and it begins to melt. Basalt magma forms. The buoyant heat anomaly creates regional uplift. So statement 1 and 2 both, explain very well. Okay. Now I'll cover, okay, let me, 6th क्वेश्चन हो गया ना, 7th भी देख लेते हैं. At any one location, ठीक है, sea level changes during deglaciation reflects what? Deglaciation means there was some glacier, it got melt, now there is some movements in the plates. Okay, so sea level at a point on earth surface is controlled by 3 independent process. sea level किस किस चीज़ से कंट्रोल होता है? पहला आपका यूस्टैटिक, आपका आइसोस्टैटिक एंड देन आपका टेक्टोनिक. यूस्टैटिक क्या होता है? ग्लोबल राइज एंड फॉल ऑफ ओशन. यूस्टैटिक मीन्स ओशन वाटर वॉल्यूम का ग्लोबल राइज और फॉल. ग्लेशियल मेल्ट, डिकम्बिनेशन, थर्मल एक्सपेंशन इससे होता है. ठीक है, अब जैसे लास्ट प्लेस्टोसीन आइस शीट जो है वो मेल्ट हुई तो हमारा ग्लोबल सी लेवल 120 मीटर तक बढ़ा. उसके बाद आइसोस्टैटिक क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट है क्रस्ट की ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग. यहाँ पे सी लेवल से चीज़ें रिलेटेड है, यहाँ पे लोडिंग एंड अनलोडिंग से एक्सप्लेन है. तो जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, वेट रिमूव होता है तो क्रस्ट जो है ऊपर जाती है. ग्लेशियर आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहते हैं उसको. फॉर बल्ज कोलैप्स अराउंड आइस मार्जिन कैन कॉज लोकल सबसिडेंस. एंड टेक्टोनिक चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म अपलिफ्ट होता है, वो प्लेट मोशन, फॉल्टिंग और बेसिन फॉर्मेशन से होता है. अब आप देखो कि स्कैंडेविया ग्लोबल यूस्टैटिक लेवल जो है वो राइज हुआ था डीग्लेसिएशन के बाद, but land uplifted even faster due to isostatic rebound, that is local sea level fell. Meanwhile, in some forebulge area like US, the rebound collapse caused by the relative sea level rise. So what I want to tell you over here is कि when at any one location sea level changes during deglaciation, it properly reflects the eustatic and isostatic component over here, but not tectonic. So eustatic and isostatic component is in the B section only. टेक्टोनिक जहाँ पे आएगा वहाँ पे से वो कट जाएगा, टेक्टोनिक्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं. इसके बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, डिग्री ऑफ इरोजन एंड सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द शोर. अब क्या होता है कि जैसे आपकी वेव्स जो हैं वो कोस्टलाइन को अप्रोच करती है तो वो इरेगुलर बैथीमेट्री इनकाउंटर करती है. ठीक है, बिकॉज द सी इज़ गेटिंग शैलोअर. Because wave velocity decreases in shallow water, the wave fronts they just refract, and this bending it creates energy, producing headlands and dispersion in bay. So wave velocity in the shallow water, it is W root GD, and G is the gravity, D is the depth. As depth decreases towards shore, velocity drops. The part of the wavefront slows down and it causes a pivot, that is refraction. So energy convergence on headlands, cliff retreat. Energy divergence, it's something that happens in bays. So headland and so basically in headland and in bays, different process keep on going on. So generates longshore currents that move sediment, parallel to coast, but these are the secondary effects. What they're asking is कि what is the process? The process is wave refraction only. बीच ड्रिफ्ट क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है सैंड ग्रेन्स का ऑब्लिक वेव्स के अंदर. लॉन्गशोर करंट क्या होता है? एक ऐसी करंट जो वेव रिफ्लेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है. रिप करंट क्या होता है कि एक नैरो सीवर्ड फ्लो होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, एंड वो समुद्र की तरफ एक ऐसी करंट होती है जो ले जाती है बिल्कुल सीधी सीधी डायरेक्शन में और बहुत डेप्थ में लेके जाके छोड़ती है. सो एनर्जी कंसनट्रेशन इंक्रीजेज लोकल एक्सेलरेशन. सो व्हाट आई वांट टू से ओवर हियर कि ये है क्या, वो मैंने आपको बता दिया है. अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे. ओके, विल डू 9 to 12 in next part.